कई बार एज ए न्यूरोलॉजिस्ट, एज ए ब्रेन एक्सपर्ट, दुख होता है जब बोलते हैं दिल दे दिया। बिकॉज दिल का काम कुछ नहीं है, दिल का काम धड़कने का है। जो आप प्यार करते हैं, घृणा करते हैं, ये सब ब्रेन से करते हैं। ब्रेन हेल्थ के लिए सिर्फ मेडिटेशन कर लें तो वो एनफ है। ब्रेन हेल्थ डजंट मीन कि बैठ के शांति से मेडिटेशन केवल करें, बट फिजिकल एक्टिविटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट। वो लोग अक्सर बोलते हैं कि क्योंकि हमारी एज हो गई है तो अभी नए से कोई फिजिकल एक्टिविटी शुरू करना या एक्सरसाइज शुरू करने का कोई फ़ायदा नहीं है। किसी एज में एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। एक्सरसाइज किसी एज में शुरू करने से फायदा होगा। ऐसा नहीं कि मैं तो पूरी लाइफ नहीं, कि मेरी लाइफ बर्बाद हो गया, अब क्या करना है। अगर एज बढ़ जाता है तो हम नई चीज़ें नहीं सीख पाते। ये इसमें कितना सच है? एक्चुअली में ऐसा होता है सबके साथ। ये बिल्कुल गलत है। किसी एज पे सीख सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं। आजकल ये एक फैशन चला हुआ है मार्केट में, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाना है। दोस्तों, आज की दुनिया में स्ट्रेस, पुअर स्लीप, सेडेंट्री लाइफस्टाइल और कांस्टेंट स्क्रीन टाइम की वजह से ब्रेन हेल्थ काफ़ी सफ़र कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हर 8 में से एक इंसान न्यूरोलॉजिकल या मेंटल डिसऑर्डर से अफेक्टेड है। और हमारे देश के यंग अडल्ट्स में भी मेमोरी इश्यूज, एंजाइटी और बर्नआउट बढ़ रहा है। लेकिन ब्रेन एजिंग और ब्रेन प्रॉब्लम्स को भी ठीक किया जा सकता है। सही हैबिट और लाइफस्टाइल से हम अपने ब्रेन को शार्प, एक्टिव और हेल्दी रख सकते हैं, बढ़ती उम्र के साथ भी। इसीलिए आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है, क्योंकि हम बात करेंगे ब्रेन हेल्थ के 6 पिलर्स को लेकर। वो 6 बेसिक फाउंडेशन जो लॉन्ग टर्म ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ऋषिकेश कुमार। Dr. Rishikesh is a senior neurologist, head of the Department of Neurology, and vice chairman at the Institute of Neurosciences, Kolkata. He has more than 20 years of experience. He has more than 200 published papers in peer-reviewed journals. He has experience of working in Europe, North America, and India. He is an avid sports and music buff. He has also completed the impressive feat of 25 full marathons. तो हमारे इस एपिसोड को ज़रूर एंड तक देखिए, क्योंकि एक हेल्दी माइंड लाइफ के कई इश्यूज का क्योर है। हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हम ऐसे ही बेहतर हेल्थ कंटेंट आपके लिए बनाते रहें। हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Let's go to the conversation now. Welcome to our podcast, Dr. Rishikesh Kumar. नमस्कार। Namaskar. We are honored to have you here with us today. सर, आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी वास्ट, कॉम्प्लेक्स एंड क्रूशल है। आज हम ब्रेन हेल्थ को लेकर बात करेंगे। तो क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स एंड क्रूशल है, हम आपसे सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि ब्रेन हेल्थ क्या है और ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सो धन्यवाद देवलीना, एंड धन्यवाद सस्ता सुंदर फॉर हैविंग मी हियर। और टॉपिक तो कॉम्प्लेक्स है, कोशिश करते हैं इसको सिंपल बनाने का, आसान बनाने का। हम ब्रेन हेल्थ की बात करते हैं तो ब्रेन क्या है मालूम है आपको? ब्रेन ही आप हैं। अगर आपका ब्रेन हटा दिया जाए तो यू आर नॉट यू, राइट? सो आप हैं, आपके डायरेक्टर हैं बिकॉज ऑफ हिज ब्रेन। वट एवर वी डू, ब्रेन के कारण करते हैं। मुझे कई बार एज ए न्यूरोलॉजिस्ट, एज ए ब्रेन एक्सपर्ट, दुख होता है जब बोलते हैं दिल दे दिया। बिकॉज दिल का काम कुछ नहीं है, दिल का काम धड़कने का है। जो आप प्यार करते हैं, घृणा करते हैं, ये सब ब्रेन से करते हैं। ब्रेन का कुछ पार्ट होता है जो ये बताता है कि प्यार करना है। वहाँ कुछ रसायन, कुछ केमिकल्स निकलते हैं जो करना है। तो ब्रेन इज मास्टर। इनफैक्ट टॉमस एडिशन एक साइंटिस्ट थे, उनका ये कहना, ह्यूमन बीइंग में जो बॉडी का काम है ब्रेन को कैरी करना, दैट्स इट। सो ब्रेन इज सो इम्पॉर्टेंट, सो इम्पॉर्टेंट। फिर हम लोग सोचते हैं हेल्थ के बारे में। जब भी हम लोग पिछले कई दशक में हम लोग हेल्थ के बारे में बात करते हैं, एक्सरसाइज बोलते हैं, मसल मास बोलते हैं, बोन मास बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होना चाहिए, बट कोई ब्रेन की बात नहीं करता है। ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट है, ब्रेन ही आप हैं, और फिर ब्रेन की बात हम लोग नहीं करते हैं।
सो आज के इस पॉडकास्ट में मैं ये कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा हम लोग ब्रेन की हेल्थ के बारे में सोचें। अच्छी बात यह है कि जब भी कुछ हेल्दी हैबिट्स होती है, ये सबके लिए लागू होती है, चाहे हार्ट हो या ब्रेन हो, लिवर, सबके लिए लागू होती है। बट कुछ स्पेसिफिक बातें हैं जो कि आज हम लोग बात करेंगे। सो ब्रेन हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द टाइम टू थिंक अबाउट इम्प्रूविंग द ब्रेन हेल्थ। अगर वो आप लूज करेंगे तो कई सारी बीमारियां होती है। पार्किंसन डिजीज आपने नाम सुना होगा, स्ट्रोक नाम सुना होगा, डिमेंशिया है, ये सब होती है। और ये स्पष्ट है कि उसको कुछ हद तक हम लोग रोक सकते हैं, कुछ हद तक डिले कर सकते हैं, और इसी पे आज हम लोग बात करेंगे। जैसा कि सर आपने हमें कहा कि ब्रेन के बारे में हम सोचते कम हैं, हम बॉडी बनाने को लेकर ज़्यादा सोचते हैं, जिम में जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और ब्रेन को बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं। बिल्कुल। तो ब्रेन का ख्याल रखने के लिए, जैसे बॉडी का ख्याल रखने के लिए हम लोग जिम जा रहे हैं, डाइट हुँ, कर रहे हैं, वैसे ब्रेन का ख्याल रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ब्रेन की हिस्ट्री क्या है, और हुँ, ब्रेन हेल्थ के जो 6 पिलर्स हैं, हम हुँ। उसके बारे में भी आपसे जानना या चाहेंगे। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा और इसके अंदर कई सारे छोटे-छोटे एलिमेंट जुड़े हुए हैं। आपने हिस्ट्री पूछा, जो ब्रेन हमें मिला है, वो करीब 300 मिलियंस ईयर का इवोल्यूशन से मिला है। और जो भी बॉडी इवॉल्व किया है, ब्रेन वाज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। थिंक ऑफ व्हेन जब सृष्टि शुरू हुआ, छोटे सेल थे हम लोग, कुछ नहीं थे, है ना? समुद्र में छोटे-छोटे सेल्स थे। उससे हम लोग छोटे जंतु बने, उसके बाद आगे बढ़ते ब्रेन का डेवलपमेंट दैट लेड टू इवोल्यूशन वेयर व्हाट वी आर राइट नाउ। आज से जो हम लोग हमारे पूर्वज हैं, जिसको हम लोग की कुछ चिंपैंजीज़ हैं, कुछ खास बंदर प्रजाति के लोग, उनसे हम अलग क्यों हैं? उनके भी हाथ-पैर हैं, वो भी चलते-दौड़ते हैं, बट ब्रेन हमारा अलग है, इसलिए अलग है। सो हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इवोल्यूशन हमें ने हमें ये दिया है। कैसे ठीक रखना है, उसके पहले मैं फिर से बोलना चाहूँगा, आई एम वेरी इमोशनल कि इसको ब्रेन को हम लोग एस्टेब्लिश करें सोसाइटी में। किसी देश का सोचते हैं, देश आगे क्यों जाता है या कोई कंट्री आगे क्यों जाता है? द थिंग नोन एज़ मेंटल रिज़र्व ऑफ अ कंट्री। अभी यूएस के पास इतनी ताकत क्यों है? बिकॉज़ मेंटल रिज़र्व है, उसने कुछ ऐसा है कि सारे ब्रेन को अट्रैक्ट कर लिया है। तो एक सम करें, यूएस में मान लें कि जो पॉपुलेशन है, इंटू मेंटल रिज़र्व, जितना ज़्यादा देश का होगा, उतना ज़्यादा तरक्की करेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड मेंटल रिज़र्व कैसे बढ़ाया जाए। उसके बढ़ाने के कई सारे तरीके हैं और कुछ पॉलिसी मेकर्स सोच सकते हैं। हम लोग उसको छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड करें कि कैसे कर सकते हैं। तो 6 पिलर्स हैं, एक-एक करके हम लोग बात करेंगे। 6 पिलर्स हैं उसमें पहला है एक्टिविटी, फिज़िकल एक्टिविटी। ये अजीब-सी बात है कि हम लोग बोल रहे हैं कि ब्रेन हेल्थ, हम लोग फिज़िकल एक्टिविटी की बात करेंगे और फिज़िकल एक्टिविटी क्या करता है? स्ट्रेंथ देता है, बट ब्रेन को कैसे असर करता है? सो दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फिज़िकल एक्टिविटी। एक-एक करके हम लोग बात करें जिससे लोग भूलें नहीं। पहला फिज़िकल एक्टिविटी, पूछें क्या फिज़िकल एक्टिविटी करें जिससे कि ब्रेन हेल्थ ठीक हो? हमें मालूम है फिज़िकल हेल्थ, बट ब्रेन हेल्थ ठीक हो। इसमें ऐसा है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि कार्डिक एक्टिविटी। कार्डिक यानी कि हार्ट जितना अच्छा पंप करेगा, तो ब्लड ब्रेन में जाएगा। ब्रेन में ब्लड जाएगा, ऑक्सीजन लेके जाएगा, तो ब्रेन हेल्थ बेहतर होगा। सो फिज़िकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट मेनली इज़ कार्डिक एक्टिविटी। कई सारे एविडेंस हैं कि फिज़िकल एक्टिविटी न केवल इनडायरेक्टली यानी कि हार्ट की एक्टिविटी से या ब्लड की एक्टिविटी से ब्रेन ठीक करता है। फिज़िकल एक्टिविटी अगर आप कभी करते हैं, तो आई एम श्योर दैट आपने देखा होगा कि आप अच्छा फ़ील करते हैं ना, आधे घंटे चल के अच्छा फ़ील करता है। दिस इज़ नॉट हार्ट, दिस इज़ नॉट लंग। your ब्रेन में कुछ केमिकल्स है, जो आपको अच्छा फ़ील करा रहे हैं। कुछ हार्मोन्स हैं, डोपामाइन है। सो फिज़िकल एक्टिविटी आल्सो इम्प्रूव्स द डायरेक्टली ब्रेन हार्मोन्स, ब्रेन केमिकल्स टू फ़ील यू बेटर, सो दैट यू आर लेस डिप्रेस्ड। कभी आप दुखी हैं, आप एक बैडमिंटन खेल के आ जाएँ, यू विल फ़ील गुड, राइट? आप दौड़ के आ जाएँ, यू विल फ़ील गुड। सो फिज़िकल एक्टिविटी डायरेक्टली इम्प्रूव्स ब्रेन हेल्थ। इसमें और भी चीज़ें हैं कि कैसे क्या-क्या फिज़िकल एक्टिविटी इम्पोर्टेंट है। कुछ पूछना चाहेंगे या मैं बताऊँ? जी सर, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। इसमें ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है 4 घंटे रोज़ खेलें, 4 घंटे एक्सरसाइज़ करें, कुछ लोग 10-10 मिनट एक्सरसाइज़ करें। हमें एक डिसाइड करना होता है क्या कितना एक्टिविटी इम्पोर्टेंट है ब्रेन हेल्थ के लिए, हर हर किसी के लिए। इसमें एज़ पर अनुसंधान, एज़ पर रिसर्च ये क्लियर है कि कम से कम 150 मिनट्स का एक्टिविटी पर वीक होना चाहिए। सो एक मैं देना चाहूँगा लोगों को कि कितना एक्सरसाइज़ करना चाहिए 1 सप्ताह में, 150 मिनट तो करना ही चाहिए। एक्सरसाइज़ का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ब्रिस्क वॉकिंग, साइक्लिंग, रनिंग यानी कार्डिक एक्सरसाइज़। और ये नहीं करें कि 150 मिनट 1 दिन कर लिया, बाकी 6 दिन सो गए। इसमें आपको तोड़ के करेंगे 30 मिनट्स पर डे फॉर 5 डेज़, दिस इज़ द बेस्ट फॉर ब्रेन हेल्थ। बट केवल कार्डिक से काम नहीं चलता है, उसको और कुछ और चाहिए। तो कम से कम 2 दिन मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज होनी चाहिए, जिसको कि हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोलते हैं। दिस इटसेल्फ अफेक्ट्स ब्रेन हेल्थ हार्मोन्स।
सो 5 दिन का 30 मिनट्स का कार्डियक एक्सरसाइज, यानी कि एनीथिंग व्हिच इज इंक्रीजिंग योर हार्ट रेट, और 2 दिन का कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दैट हेल्प्स यू ब्रेन हेल्थ। सो ये दोनों कम से कम करना चाहिए। और बाकी काफ़ी चीज़ें हैं। अगर मुझसे कोई पूछता है, मैं बोलता हूँ 1 घंटा अपने शरीर को दो रोज़, और इस 1 घंटा में डिवाइड कर लें कि 30 मिनट वॉकिंग, 10 मिनट स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, 10 मिनट स्ट्रेचिंग ऑफ जॉइंट्स, एंड 5-7 मिनट आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज। दिस फुलफिल्स एवरीथिंग। इफ यू आस्क मी, 150 मिनट कम से कम, और बेहतर होगा 1 घंटे रोज करें तो ठीक होगा। जी, तो काफ़ी डिटेल में आज हमें पता चला हुँ, कि एग्जैक्टली किस किस जगह हम अपना टाइम डिवाइड कर सकते हैं हुँ, फिजिकल एक्टिविटी में जो ब्रेन हेल्थ को हेल्प करे। बिल्कुल, लोगों में बहुत गलत फहमियाँ रहती हैं, हमें लगता है हम ब्रेन हेल्थ के लिए सिर्फ मेडिटेशन कर लें तो वो इनफ है। लेकिन आज हमें ये पता चला कि सिर्फ मेडिटेशन से ब्रेन हेल्थ का ध्यान हम नहीं रख सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, जो कि हफ्ते में 5 दिन डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए 150 मिनट्स में, सो दैट ब्रेन हेल्थ का ओवरऑल हम या ख्याल रख पाए। सिर्फ मेडिटेशन नहीं, बोथ फिजिकल एक्टिविटी एंड मेडिटेशन का अगर एक परफेक्ट बैलेंस हो तो ब्रेन हेल्थ बिल्कुल, इज गोइंग टू बी बिल्कुल। बेटर। ये आपने बिल्कुल सही कहा है, और आज जो हम लोग बात इसी मिथ को तोड़ने के लिए कर रहे हैं जी। कि ब्रेन हेल्थ डज़न्ट मीन कि बैठ के शांति से मेडिटेशन केवल करें, वो इम्पोर्टेंट, उसको मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ। बट फिजिकल एक्टिविटी इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट, और जी। ऊपर से 10 मिनट 15 मिनट्स मेडिटेशन कर लें या फिर ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लें तो फिर बेहतर। जी, सो मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी, ये तीनों चीज़ें बिल्कुल, हमें ध्यान में रखनी है। ब्रेन हेल्थ की जब हम बात करते हैं, बहुत सारे मेजर कंडीशंस हमारे दिमाग में आते हैं जो यूजुअली हम सुनते हैं सोसाइटी में लोगों में हो रहा है। कुछ तो काफ़ी कॉमन है, जैसे डिमेंशिया, स्ट्रोक, पार्किंसंस एट्सेट्रा। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे मेजर ब्रेन हेल्थ कंडीशंस है जिनको लेके हमें जेन्युइनली अलर्ट रहना चाहिए। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके कई सारे डिजीज हैं, बट उससे ज़्यादा मैं बताऊंगा कि हर किसी के मन में डर होता है कि जैसे हम लोग बड़े हो रहे हैं, जैसे उम्र बढ़ रही है, मेंटल कैपेबिलिटी मेंटेन होना चाहिए। हर किसी में रहता है, चाहे आप किसी बिजनेस में रहे, किसी प्रोफेशन में रहे, ये रहता है। जब ऐसा लगता है कि हम लोग भूलना शुरू किए तो डर लगता है कि डिमेंशिया तो नहीं आ रहा है। कभी लगता है चलने में स्लो हो रहे हैं तो पार्किंसंस तो नहीं आ रहा है। सो पहली चीज़ होती है कि हर कोई चाहता है मेंटल कैपेबिलिटी को मेंटेन रखे, और इसमें ब्रेन हेल्थ को मेंटेन रखना इंपॉर्टेंट है। हम लोग रोग की बात करें, डिजीज़ की बात करें तो बहुत सारे हैं, बट 3-4 रोग मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। एक है पार्किंसन डिजीज़ है। पार्किंसन डिजीज़ इज़ अ नर्व डिजेनरेशन, ब्रेन के कुछ पार्ट ड्राई हो रहे हैं, सूख रहे हैं, डिजेनरेट हो रहे हैं, उसके कारण सिम्पटम्स आते हैं और वो बढ़ते चले जाते हैं। इनफैक्ट पार्किंसन डिजीज़ इज़ द डिजीज़ न व्हिच इज़ रैपिडली ग्रोइंग एज़ कंपेयर्ड टू डिमेंशिया आल्सो। पार्किंसंस में होता क्या है कि कुछ सिम्पटम्स होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं, जो जानना सबको ज़रूरी है। उस लक्षण अगर आने से जल्दी इलाज करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है, ऐसी डिज़ीज़ है जिसका इलाज संभव है। डिमेंशिया का क्योर संभव नहीं, पार्किंसंस में काफ़ी कुछ हम लोग कर सकते हैं। क्या-क्या लक्षण होते हैं पार्किंसन डिज़ीज़ के? चलने में स्लो हो जाना, वॉकिंग में स्लो हो जाना, कोई काम जो हम लोग आधे घंटे में करते थे 2 घंटे में कर रहे हैं, कपड़े धीरे-धीरे फ़ोल्ड कर रहे हैं, ये स्लो होना। दूसरा कंपन होता है, हाथ का कंपन होता है, हाथ का ट्रेमर होना, ये पार्किंसन के लक्षण हैं। तीसरा चलते समय झुक के चलना, जैसे कि बिल्कुल छोटे-छोटे कदम ले रहे हैं, बच्चे चलते हैं वैसा, और बैलेंस खराब होना, ये 4 लक्षण पार्किंसन डिज़ीज़ के हैं। बॉडी स्टिफ होने लगता है, मेमोरी कमज़ोर होने लगता है, आवाज़ में धीमापन आ जाता है, मुँह से लार आने लगता है, ये सब एडवांस पार्किंसन में होता है। बट कभी ऐसा लगे कि आपके फैमिली में, खास करके एल्डरली को, कि थोड़ा स्लो हो गया है, कंपन आ रहा है, बोलने में धीमापन आ गया है, आवाज़ का वॉल्यूम कम हो गया है, तो ज़रूर पार्किंसन सोचना चाहिए। तो एक पार्किंसन मैंने बोला। दूसरा है डिमेंशिया। मैं 3 बीमारी की बात करूँगा, पार्किंसन, डिमेंशिया, स्ट्रोक। डिमेंशिया में क्या होता है कि ब्रेन डिजेनरेट कर रहा है, बट मोटर पार्ट नहीं कर रहा है, मेनली कॉग्निटिव पार्ट कर रहा है। मोटर पार्ट यानी कि बॉडी मूव करने का पार्ट, ये पार्किंसन का काम है। जो कॉग्निटिव पार्ट यानी मेमोरी खराब हो रहा है, पहचानना बंद हो गया, घर लौटना है अगर बाजार से तो कैसे लौटे ये नहीं मालूम है, बाजार गए और कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो नहीं कर पा रहे हैं, ये डिमेंशिया हो गया, जिसका एक पार्ट है अल्जाइमर्स डिमेंशिया। ये भी जानना जरूरी है। और तीसरा स्ट्रोक है। स्ट्रोक तो ऐसा है कि अचानक आता है। पार्किंसंस और डिमेंशिया टाइम धीरे-धीरे आता है, स्ट्रोक अचानक आता है। किसी को आ सकता है। ये यंग को भी आता है, एल्डरली को भी आता है। इनफैक्ट इंडिया में सरप्राइजिंगली आपने देखा भी, पढ़ा भी होगा कि यंग स्ट्रोक काफ़ी बढ़ रहे हैं टाइम के साथ। खास करके हार्ट स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक बढ़ रहे हैं।
स्ट्रोक के लक्षण भी जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ स्ट्रोक ऐसी चीज़ है जिसमें कि अगर जल्दी पता चल जाए, जल्दी हॉस्पिटल पहुँच जाए तो इलाज संभव है। क्लॉट जो जस्ट आया है, क्लॉट को आप तोड़ सकते हैं। तो स्ट्रोक के लक्षण का कुछ निमोनिक है, वो जानना सबको ज़रूरी है। ये एक्चुअली वेस्टर्न वर्ल्ड में हर बस स्टेशन पे आपको लगा दिखेगा। निमोनिक है एक मिनट टाइम लूँगा मैं, बी फास्ट, बी फॉर बैलेंस कि अचानक बैलेंस खराब हो गया, ठीक नहीं है, तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, एमआरआई कराना चाहिए, सीटी स्कैन कराना चाहिए। ई फॉर आई, अगर आँख से देखने में अचानक दिक्कत हो गई या डबल विज़न हो रहा है, तो भी ठीक नहीं है। सो बीई। एफ से फेशियल डेविएशन कि बात करते-करते अचानक चेहरा टेढ़ा हो रहा है, सुबह उठे तो चेहरा टेढ़ा हो गया, यानी फेशियल डेविएशन। आर्म वीकनेस कि आर्म जो हम लोग लिख रहे थे, अचानक आज लिख नहीं रहा हूँ, सुबह उठ के लिख नहीं पा रहा हूँ या हाथ उठ नहीं रहा है, आर्म वीकनेस। स्पीच में स्लरिंग होना कि मैं स्पष्ट बात कर रहा था कल रात, आज सुबह उठा या सुबह ऑफिस गया तो ठीक था, जब फ़ोन पे वाइफ से बात किया तो मुँह से लड़खड़ाहट शुरू हो गया। तो ये एस। और टी फॉर टाइम, तो टाइम लूज़ नहीं करना है। सो बैलेंस आई, एफ से फेशियल डेविएशन, ए फॉर आर्म, एस स्पीच और टी फॉर डोंट लूज़ टाइम। ये सारे लक्षण स्ट्रोक के हैं, एक्यूट आते हैं। अगर ये आप जल्दी हॉस्पिटल जाएँगे तो फिर रिकवरी पूरी रिकवरी संभव है। सर, जैसा कि हम अभी ब्रेन हेल्थ के हिस्ट्री और एवोल्यूशन को लेकर बात कर रहे थे, ब्रेन हेल्थ को अगर और डिटेल्ड तरीके से हमें समझना हो तो हुँ, ब्रेन हेल्थ के क्या-क्या एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में आप हमें बताना चाहेंगे? या सो जितने भी तत्व हैं, जितने एलिमेंट्स हैं, सबको हम लोग छोटे भाग में डिवाइड कर सकते हैं और 6 भाग में कर सकते हैं। तो 6 पिलर्स बोले हैं, 6 एलिमेंट्स बोले हैं। पहला है कि गेट मूविंग, फिजिकल एक्टिविटी, सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट। तो मूवमेंट से अपने आप ब्रेन हेल्थ में कुछ इंपॉर्टेंस होता है, हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। दूसरा है कि चैलेंज योर ब्रेन। सो आई एम नॉट टॉकिंग मूवमेंट, चैलेंज योर ब्रेन मीन्स मैथमेटिक्स, सम सिचुएशन, सम न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। थर्ड है सोशल इंटरेक्शन, तो चैलेंज योर ब्रेन इन सोशल एनवायरनमेंट और हैव फ्रेंड्स, टॉक टू फ्रेंड्स, बिकॉज हम लोग जब फ्रेंड्स से बात करते हैं केवल बात नहीं कर रहे हैं, उनका कंटेंट सुन रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं समझने का, उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो ब्रेन इज ऑलरेडी एक्सरसाइजिंग अबाउट दैट, राइट। फोर्थ है न्यूट्रिशन, खाना। न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्रेन इज स्लाइटली फिनिकी दैट वे, दैट इट डजंट लाइक फ्यू फूड एंड इट लाइक्स फ्यू फूड। मैं उसके बारे में बात करूंगा। फिफ्थ न्यूट्रिशन हो गया, फोर्थ। फिफ्थ है स्लीप। स्लीप और रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ स्लीप को हम लोग काफ़ी ध्यान नहीं देते हैं। लगता है कि 4 घंटे सो के काम कर रहे हैं तो मैं बड़ा आदमी हो गया हूँ। जबकि ब्रेन नीड्स स्लीप, ब्रेन नीड्स हेल्प एंड आई विल टॉक अबाउट दैट अगेन बिकॉज़ इट्स नॉट ओनली रेस्ट, ब्रेन वर्क्स एट दैट टाइम टू प्रिपेयर you for the next day. So sleep is very important. And then take control of your health. Health means other part of health. Like taking control of sugar itself is helping brain. Taking control of our blood pressure is helping brain. So जो physical elements आ रहे हैं जहाँ पर लीवर का एलिमेंट आ रहा है उसको कंट्रोल करना, तो ये 6 पिलर्स हो गया। मैं फिर से रिपीट अगर करूँ, गेट मूविंग, चैलेंज योर ब्रेन बाय वेरियस एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी, ईट राइट, स्लीप राइट एंड फाइनली टेक केयर ऑफ एनीथिंग दैट्स क्रॉपिंग अप। जैसे कि कोई ये ट्रबल शूटिंग है, कुछ आगे तुरंत उसको ठीक करना है। सो ये 6 एलिमेंट्स है ब्रेन हेल्थ के। तो ये सारे जो बेसिक्स हैं ब्रेन हेल्थ के, ये आई थिंक हमारे ओवरऑल हेल्थ के भी बेसिक्स हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ये जी। बिल्कुल अलग नहीं है, ये अच्छी बात है कि नहीं तो हर किसी को केयर जी। करना मुश्किल है, अच्छी बात है। जी। कुछ चीज़ें हैं जो कि ब्रेन हेल्थ में ज़्यादा, जैसे मेंटल एक्टिविटी है, सोशल एक्टिविटी है, मोर देन मसल्स इट ब्रेन ब्रेन नीड्स दैट, कुछ इसके लिए अलग है बट हाँ, ओवरऑल वेल-बीइंग के लिए इम्पोर्टेंट है। जी। सर, आप जब डिमेंशिया के बारे में बात कर रहे थे, आपने मेमोरी मेंशन किया। कॉमनली हमें लगता है कि ब्रेन हेल्थ है तो मेमोरी से ही कनेक्टेड है। हम ब्रेन हेल्थ को सिर्फ मेमोरी से जोड़ लेते हैं कॉमनली, क्योंकि हमें इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ब्रेन हेल्थ का एग्जैक्ट स्कोप क्या है? सिर्फ मेमोरी तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जितना कि जो भी आपने हमें अभी तक बताया उससे जो हमें पता चला, सिर्फ मेमोरी से ब्रेन इज नॉट ये वर्किंग। सो क्या क्या है एग्जैक्ट स्कोप में ब्रेन हेल्थ के? इसका स्कोप अनंत है, जो भी है हम लोग ब्रेन के कारण ही है। आप हैं बिकॉज़ ऑफ ब्रेन के कारण है, तो स्कोप अनंत है। फिर भी अगर हमें डिफाइन करना पड़े कि ब्रेन क्या-क्या काम करता है, एक तो मेमोरी हो गई, याददाश्त हो गया। दूसरा इमोशंस हो गया कि खुश होना, दुखी होना, किसी बात पे नाराज़ होना, किसी बात पे खुश हो जाना, ये सब ब्रेन हेल्थ ब्रेन के कारण है। तीसरा है कॉग्निटिव रिजर्व, यानी कि आप इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं बिकॉज़ ऑफ योर नॉलेज, ये ब्रेन ही स्टोर कर रहा है। फोर्थ है मेंटल स्टेबिलिटी,
बिकॉज़ ये होता है कि आप किसी को कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं या रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये सब ब्रेन ही करता है। फिफ्थ है इट्स नॉट ओनली ब्रेन, हम लोग अभी जो बात किया, काफ़ी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट बात किया, बट ब्रेन ही कंट्रोल करता है मूवमेंट। सो यू कैन थिंक ब्रेन इज़ मास्टर ऑर्गन। अगर स्ट्रोक होता है तो क्या होता है? हाथ में तो कुछ नहीं हुआ है, ब्रेन में हुआ है, बट हाथ नहीं मूव कर रहा है, क्योंकि ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है। सो जितना बॉडी का मूवमेंट है ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। इनफैक्ट जब ब्रेन डेड हो जाता है तो सारा मूवमेंट चलता रहता है, ब्रेन काम नहीं कर रहा, किसी काम का नहीं है। सो ब्रेन का स्कोप काफ़ी वाइड है। हम लोग जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, टच करके, फैब्रिक को टच करके फील कर रहे हैं, ये सब ब्रेन के कारण है। सो इट्स रियली रियली वाइड। तो डिमेंशिया होता है तो अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट ओनली मेमोरी, लॉट ऑफ थिंग्स वी स्टार्ट लूजिंग इमोशन, क्या इमोशन होना चाहिए, वी स्टार्ट लूजिंग फीलिंग, वी स्टार्ट लूजिंग इवन सेंसेशन समटाइम्स। सो डिमेंशिया इज अ कंडीशन जिसमें कि केवल मेमोरी नहीं, कई सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इनफैक्ट डिमेंशिया का जो मेडिकल डेफिनेशन मेमोरी नहीं है, उसमें यह है कि मोर देन वन कैटेगरी ऑफ फैकल्टी ऑफ ब्रेन अगर वो लूज करना शुरू करते हैं प्रोग्रेसिव, उसी को हम लोग डिमेंशिया बोलते हैं। जी। ओके। सर, बात करते हैं डिटेल्स में ब्रेन के 6 पिलर्स को जी। लेकर। पहले शुरू करेंगे पहले पिलर को लेकर, जो कि जी। है फिजिकल एक्टिविटी, जैसा आपने मेंशन किया। तो बॉडी के लिए फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है, ये तो हम सबको पता है। हम्म। लेकिन ब्रेन के लिए भी मूवमेंट ज़रूरी है, फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है, ये बहुत लोगों को पता नहीं है। हम्म। क्योंकि अभी हमें पता चला है कि हम्म। एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी ब्रेन के लिए भी उतना ज़रूरी है जितना हम्म। बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो ब्रेन के लिए ऐसा कौन सा एक्सरसाइज है जो कि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, Yeah. ब्रेन के लिए ये करना ही पड़ेगा? आपने अच्छी बात बताई और मैं बोलूंगा कि हर कोई सोचे, आप भी सोचे इस बारे में। कभी आप वॉक करके आते हैं, यू फील सो फ्रेश, राइट? उसके बाद जो भी आप काम कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है, you see that you have done physical exercise but it's helping your brain. So physical activity एक रिसर्च है और वेल प्रूवन है, इसमें कोई शक नहीं है कि इट अफेक्ट्स ब्रेन, improves ब्रेन फंक्शन indirectly by better heart function, by better muscle function, by better blood supply to the brain, but साथ साथ सीधे भी असर करता है by improving some hormones इंक्लूडिंग डोपामिन, एक बोलते हैं, डोपामिन एक एंजाइम है, एक केमिकल है, सॉरी केमिकल है। फिर आपने पूछा कि क्या क्या एक्सरसाइज करें जो हेल्प हेल्प करेगा। इसमें ऐसा है कि हर किसी का अलग रिक्वायरमेंट है, बट एक होता है मिनिमम बेसिक होना चाहिए कि इतना तो करना ही चाहिए। उसमें मतलब 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज पर वीक, 30 मिनट्स डिवाइड टू 5 डेज, दैट हेल्प्स क्वाइट अ लॉट। इसमें हम लोग एक्सरसाइज का मतलब मैं मीन कर रहा हूँ कि कार्डिक एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, लाइक इन इन जिम, और जो स्टेपर्स होते हैं उसको करें। ये 5 दिन करने से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रेन, बट दिस अलोन डजंट सफाइस। यू हैव टू ऐड समथिंग, कुछ और ऐड करना पड़ेगा, और इसमें 2 दिन का कम से कम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और रोज थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन, दैट दैट हेल्प्स। मैं मरीजों को बोलता हूँ, मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि 1 घंटा कम से कम शरीर को दें, जिसमें कि 30 मिनट का है कार्डिक एक्सरसाइज, 10 मिनट का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, 10 मिनट स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग, और 5-10 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज, दैट हेल्प्स एवरीथिंग। सो जी। ये एक फार्मूला देना हो तो ये फार्मूला देंगे, बट हर आदमी का अलग ये होता है। जी। और इसमें ये बोलूँगा कि कई बार ये बोरिंग हो जाता है। सो ऑलवेज गुड, खास करके जो कर सकते हैं, कि एक स्पोर्ट्स को डेवलप करें। ठीक है, स्पोर्ट्स एक घंटे बैडमिंटन खेलेंगे, इट्स वेरी एंजॉयबल, टेनिस खेलें एंजॉयबल, टीटी खेलें एंजॉयबल। सो ऐसा लग रहा है कि इट गेट्स बोरिंग, सो कीप ऑन चेंजिंग द थिंग, कुछ स्पोर्ट्स ऐड हम्म। करें। लगे कि आपने बैडमिंटन 10 साल खेल लिया, थोड़ा टेनिस पे चले जाएं, तो ऐसा करने से आपको ओवरऑल एक मेंटल फीलिंग भी अच्छी आएगी और फिजिकली दिस विल इम्प्रूवमेंट। जी। तो ये जो जितने भी सारे फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में हमने बात किया, जिन लोगों की एज हो चुकी है, वो लोग अक्सर बोलते हैं कि क्योंकि हमारी एज हो गई है तो अभी नए से कोई फिजिकल एक्टिविटी शुरू करना या एक्सरसाइज शुरू करने का कोई फायदा नहीं है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या ये एक मिथ है? क्या वो बिल्कुल। कभी भी शुरू कर सकते हैं एक्सरसाइज करना? अपने पहला मिथ आपने ही तोड़ा कि एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रेन। दूसरा मिथ ये है कि अब बूढ़े हो गए हैं या एज ज़्यादा हो रहा है, नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा मिथ है। किसी एज में एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर फिजिकल एक्टिविटी। मैं तो यही बोलता हूँ, कुछ नहीं तो एक स्टैटिक साइकिल लें, आप सोफा पे बैठ के टीवी देख रहे हैं, नीचे पेडल करते रहें, ठीक है? तो किसी एज में एक्सरसाइज कर सकते हैं, और किसी एक्सरसाइज किसी एज में शुरू करने से फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि मैं तो पूरी लाइफ, नहीं कि मेरा लाइफ बर्बाद हो गया, अब क्या करना है, तो ऐसा नहीं है। किसी एज में एक्सरसाइज, 75, 80, व्हाटएवर एज इट इज़, एक्सरसाइज शुरू करना चाहिए और अपने लेवल पे उसको मैनेज कर लेना चाहिए। जी। तो हमारे डेली लाइफ में अगर कोई मिडिल एज में है तो जी। उनको
ऐसे कौन से छोटे-छोटे चेंजेस अगर वो अपने लाइफ़स्टाइल में ला सकते हैं जिससे कि उनका ब्रेन हेल्थ जब वो उनकी एज हो जाएगी तब भी उनका ब्रेन हेल्थ सही या रहेगा? अभी हम लोग शायद फर्स्ट पिलर में ही घूम रहे हैं। लेट्स हुँ, टॉक एक्सरसाइज बिकॉज़ फिर पाँच बाकी पाँचों बात करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ही लंबा हो जाएगा। सो आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, छोटी-छोटी बात क्या कर सकते हैं? हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, एक होता है कि पर्पसिव एक्सरसाइज कि आज मुझे 1 घंटे एक्सरसाइज करना है। दैट्स गुड, दैट हैज़ टू बी डन। इसके सिवा नॉन पर्पसिव जैसे कि घर में मूव करना। अगर ऑफिस 3rd फ्लोर पे है तो 3 फ्लोर से पैदल चला जाना। अगर 10 फ्लोर पे नहीं चल सकते हैं तो 3 फ्लोर पैदल, बाकी 7 फ्लोर लिफ्ट से। कहीं पार्किंग करने की जगह थोड़ा दूर है तो दूर पार्किंग करके पैदल चल के आ जाएँ। ये सब नॉन पर्पसिव हो गया। तो अपने डेली एक्टिविटी में भी हम लोग फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा डालते जाएँ, सो दिस दिस स्मॉल थिंग बट दिस विल हेल्प। एक हमारे कुलीग डॉक्टर हैं जो कि टीएमसी में काम करते हैं। वो पर्पसफुली वो अगर कहीं जाना हो तो फ़ोन करके रिपोर्ट नहीं पूछेंगे, खुद जाके रिपोर्ट लेंगे। सामने वाले को लगता है कि खुद आए, डॉक्टर साहब खुद आए, बट उनके लिए है कि मैं 100 मीटर चल तो लिया आज, नहीं तो सुबह से शाम तक बैठे हुए हैं। सो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि आप ऑफ़िस में कर सकते हैं, अपने काम में कर सकते हैं, ज़रूर ऐड करना चाहिए, जिसमें किसी तरह कुछ एक्टिविटी ऐड हो जाए। जी, ये तो हो गया पहला पिलर। अब आते जी, हैं दूसरे पिलर जी, पर, जी। जो कि है जो कॉग्निटिव स्टिम्युलेशन है या जी। फिर ब्रेन का एक्सरसाइज है। ब्रेन को इधर-उधर लगाना, हुँ, हुँ। ब्रेन को थोड़ा एक्टिविटी देना कि ये बिल्कुल। गेम खेल लो या फिर ये नया कोई काम कर लो। तो एजिंग जो ब्रेन है हुँ, इंसान हुँ। का, तो एजिंग ब्रेन को लेकर बहुत सारे मिथ्स है लोगों में हुँ, हुँ। कि हम अभी कोई नए से कोई चीज़ नहीं सीख हुँ। पाएंगे या फिर नए से याद नहीं रख पाएंगे, नया कोई स्टिमुलेशन ब्रेन को नहीं देना है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये दूसरा दिस इज़ 3rd मिथ आई आई कैन से कि ऐसा लगता है कि लोगों को कि ब्रेन में न्यूरॉन्स मिले हैं, हमारे नर्व मिले हैं, ये एक बार मिल गया तो मिल गया, अब खराब ही खराब होंगे टाइम के साथ। ये बिल्कुल गलत है। बिकॉज़ हम लोग सिनैप्स बोलते हैं, जो नर्व है ना, अगर आपको उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो मूव करता रहता है। नए-नए कनेक्शन बन रहे हैं, नए कुछ बंद हो रहे हैं। सो नए कनेक्शन बनने को हम लोग सिनैप्स बनना बोलते हैं। स्प्राउट्स होते हैं, जैसे स्प्राउटिंग हो रही है। तो ये कनेक्शन तभी ज़्यादा बनता है जब ब्रेन को आप चैलेंज करेंगे, ब्रेन को कुछ एंगेज करेंगे। और जिसका ब्रेन जितना चैलेंज हो रहा है, उसमें डिमेंशिया उतना लेट से आता है या नहीं आता है। So it's very important to challenge brain, to engage brain. The word is engage brain in various activities to prevent nerve degeneration, mainly for dementia, right? So this is very important. और इसमें कुछ ये प्रूवन है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रूवन इन एनिमल स्टडीज एज वेल एज ह्यूमन ह्यूमन बीइंग। अब चैलेंज कैसे करें ब्रेन को? उसमें ये होता है कि कुछ नया, हमेशा कुछ नया करने का सोचना सोचना चाहिए। और चैलेंज करने के बहुत सारे ब्रेन गेम्स हैं, एक्सरसाइज है व्हिच इज़ देयर, ऑनलाइन भी है, बट रादर देन गोइंग फॉर कॉम्प्लेक्स थिंग्स, थिंक ऑफ इट कि आप कि किसी की उम्र 50 साल भी है, 55 साल भी है, उसने डिसाइड किया कि अब मुझे सितार सीखना है। तो क्या हुआ? आप नए सिरे से कोई नया इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं, उसमें फ़ॉल्टर कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, बट ब्रेन कोशिश कर रहा है सीखने का। जैसे कोशिश कर रहा है, नए सिनैप्स बन रहा है और वो नए सिनैप्स केवल सितार में हेल्प नहीं कर रहा है, बाकी सारी एक्टिविटी में हेल्प कर रहा है, मेमोरी में हेल्प कर रहा है, फ्यूचर में आपको ठीक ठीक रख रहा है। सो कोई नया टास्क हमें बीच में सीखते रहना चाहिए और कुछ जो टास्क कर रहे हैं, उसमें और बेहतर करना चाहिए। सो एक होता है कि जो ताल हम जानते हैं, म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, उसी ताल को रोज़-रोज़ बजाएँगे, सो इट गेट्स सेडेट, इट गेट्स स्टिल। सो आपको कुछ नया नया सीखना होगा। और इसीलिए मैं स्पोर्ट्स बोलता हूँ कि स्पोर्ट्स कुछ करते हैं हम लोग, जैसे कि बैडमिंटन ही कर रहे हैं या टेबल टेनिस खेल रहे हैं या आजकल पिकल बॉल काफ़ी कॉमन हो गया है। तो उसमें केवल फिज़िकल नहीं है, यू हैव टू कि कहाँ पे बॉल को हिट करना है। ये पीछे नहीं होना चाहिए, बहुत आगे नहीं होना चाहिए। कहाँ बॉडी को पोज़ीशन करना है सो दैट यू आर प्लेइंग वेल, कि आपके फिज़िकल नहीं, आप मेंटल भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो स्पोर्ट्स, फिजिकल स्पोर्ट्स हेल्प्स इन मेंटल एक्टिविटी आल्सो। इसके सिवा मैं बोलता हूँ कि कुछ ऐसे गेम्स हैं जो कि इंडिया के तो पुरातन गेम जो चेस है, जो शतरंज है, वेरी गुड गेम टू इम्प्रूव योर ब्रेन फंक्शन। लोग सुडोकू बोलते हैं, मैथमेटिक्स बोलते हैं। चेस में ऐसा है कि छोटे-छोटे पहेलियाँ होती है, मेट इन वन, एक बार में आपको उसको मात करना है, 2 बार में मात करना है। बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, ये एक्सरसाइज आप दिन में 10 मिनट भी करेंगे, दिस दिस हेल्प्स हेल्प्स ब्रेन। सुडोकू करें। मेरे एक पेशेंट थे जो कि मैं जब कनाडा में था, एंड एट द एज ऑफ 65 शी स्टार्टेड टू लर्न क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि बिल्कुल अलग चीज होती है। इन 5 इयर्स 6 इयर्स शी वाज गुड क्वांटम मैकेनिक एक्सपर्ट, राइट। शी न्यू दैट बिकॉज उनके पास टाइम था, रोज 10 घंटे पढ़ाई कर रही थी। और जो उनसे बात करेंगे तो केवल क्वांटम मैकेनिक्स नहीं है, शी वाज गुड इन ऑल ऑल द एस्पेक्ट्स। तो मेरा ये बोलना है कि कुछ भी नया शुरू करें, ब्रेन को चैलेंज करते रहें तो हेल्प होगा। टाइम कम है तो 10-15 मिनट्स उसके लिए रखें कि आप स्पेशली सोच रहे हैं कि नहीं, ब्रेन को आज हम परेशान करना ही है, कुछ कुछ ना कुछ इसे करवाना ही है, दैट हेल्प्स। जी।
तो कॉग्निटिव स्टिमुलेशन का मतलब सिर्फ पजल सॉल्व करना नहीं बिल्कुल है। नहीं। बहुत सारी चीज़ें जी, हैं जिनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं ब्रेन को ताकि स्टिमुलेशन हो। कॉग्निटिव रिजर्व क्या चीज़ होता है? जी। सो जो डिमेंशिया के बारे में आप बात कर रहे हैं, आपको आश्चर्य होगा डिमेंशिया जो ब्रेन का डिजेनरेशन है, वो ओल्ड एज की कहानी नहीं है। शुरू से शुरू हो जाता है। गॉड हैज़ गिवन अ पर्टिकुलर ब्रेन, बचपन में रहता है और धीरे-धीरे ह्रास होना क क्षति होनी शुरू हो जाती है। और ये तो ऐसा है कि अगर आपका कॉग्निटिव कैपेसिटी इज़ एट वेरी हाई लेवल, तो डिमेंशिया होके भी आप उतना खराब नहीं होंगे। ठीक है, मेरा एक पेशेंट है, ही इज़ अ वेरी वेल नोन साइंटिस्ट, वेरी वेल नोन साइंटिस्ट इज़ शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ उनको मिला हुआ है। ही वाज़ बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। उनको डिमेंशिया हो गया पिछले 3-4 सालों से और उनसे अभी बात करते हैं, ही हैज़ मीन्स ब्रिलियंस, पैचेस ऑफ ब्रिलियंस। वो कुछ ऐसी बात बता देंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड कि क्या क्या बोल रहे हैं। व्हाट हैज़ हैपेंड विथ हिम कि इतना उनका रिज़र्व इतना ज़्यादा था कि डिमेंशिया होने के बावजूद ही कैन होल्ड सम कन्वर्सेशन, ही कैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ टू सम एक्सटेंट। वो सोचे जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, अनफॉर्चुनेटली, कई बार अनफॉर्चुनेट होता है इसमें, मैं ये नहीं बोलूँगा, पढ़ाई नहीं की है तो रिज़र्व है ही नहीं। उसमें अगर डिमेंशिया आता है तो द थिंग्स गो वे म इट्स गोज़ बिलो थ्रेशोल्ड, दे कैन नॉट टॉक प्रॉपर्ली, दे कैन नॉट फॉर्म सेंटेंस प्रॉपर्ली। सो जब मैं रिज़र्व के बारे में बात कर रहा हूँ, रिज़र्व की ब्रेन कितना ज़्यादा इनपुट आप उसको स्टोर करें, एंड देयर कम्स द अंडरस्टैंडिंग कि ये बचपन में ज़्यादा होता है। तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, we should not aim for only topper in mathematics, topper in subject. You should aim for exposing to everything. थोड़ा ज्योग्राफी बता दें, थोड़ा इवोल्यूशन के बारे में बताएं, थोड़ा स्पोर्ट्स के बारे में बताएं, जितना ब्रेन में जाएगा। बिकॉज अर्ली एज है मेमोरी को एक्सेप्ट करने का, अर्ली एज है टू इंफॉर्मेशन को गैदर करने का, लेटर एज है प्रोसेस करने का, उसमें उसको कैसे करें। अगर आज मुझे कोई बोले कविता याद करने के लिए, मेरी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। बट बचपन में वो बड़ी-बड़ी कविता हम लोग याद करते हैं, चिल्ला के पढ़ते थे। सो रिज़र्व का मतलब ये हुआ कि बचपन में फॉर्मेटिव ईयर में जितना ज़्यादा उसको ब्रेन में इन्फॉर्मेशन दिया जाए, स्टोर किया जाए, दैट विल हेल्प इन फ्यूचर 60 इयर्स के बाद टू प्रिवेंट डिमेंशिया। दैट्स जी। व्हाट आई वांट। तो यही जो चीज़ आपने अभी कही कि यंगर एज में कुछ नया सीखना इजी होता है, ओल्डर एज में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो ब्रेन के लिए नई चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पावरफुल है, ये तो हमें पता चला। लेकिन ये जो कॉमन कॉन्सेप्ट है लोगों में कि अगर एज बढ़ जाता है तो हम नई चीज़ें नहीं सीख पाते हैं, ये इसमें कितना सच है? एक्चुअली में ऐसा होता है सबके नहीं, साथ? ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। ऐसा हो सकता है कि आपको एफर्ट ज़्यादा देना पड़े, ये मैं मानता हूँ। किसी को याद करने के लिए शायद 10 साल की उम्र में जितना जल्दी याद होगा, बाद में एफर्ट ज़्यादा देना पड़े, बट किसी एज में सीख सकते हैं। अ, मैंने टेनिस शुरू किया पिछले 5 साल पहले, ठीक है? उसके बाद मैं बैडमिंटन खेलता है, 5 साल पहले टेनिस शुरू किया, एंड दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर मी बिकॉज़ मैं कई बार यूट्यूब देखता हूँ कि हाउ टू इम्प्रूव योर मीन्स पोज़ीशन, हाउ टू इम्प्रूव योर शॉट्स, एंड आई नो दैट आई एम स्पेंडिंग टाइम देयर, जो कि टाइम शायद मैं और पढ़ लूँ, लेकिन आई नो दैट दिस इज़ नॉट टाइम वेस्टेड टाइम, राइट? इनडायरेक्टली इट्स हेल्पिंग मी टू कीप मी interested towards life, to keep me interested towards all the activities, and also helps indirectly in improving the brain health. सो किसी एज में सीख सकते हैं, ये 55 हो, 60 हो। एक और उदाहरण दूंगा, सॉरी। आज ही सुबह मैं जब टेनिस कोर्ट पे गया था तो हमारे एक पुराने पेशेंट मिले थे। ही इज 75 ईयर्स ओल्ड, 77 ईयर्स ओल्ड एक्चुअली, एंड ही इज फिट लाइक एनीथिंग। जो देखता है, मस्कुलर पर्सन, इज फिट लाइक एनीथिंग। रोज 3 घंटे वो एक्सरसाइज करते हैं, टेनिस खेलते हैं, योगा करते हैं। रिटायर्ड हैं तो अच्छी बात है, रिटायर्ड है तो टाइम टाइम है उनके पास। उनको पार्किंसन डिजीज है, उनको ब्रेन में एक पेसमेकर लगा हुआ है, डीबीएस लगा हुआ है। जब भी ऐसा होता है तो मैं पहला टेंडेंसी, प्रवृत्ति देखता हूँ कि मैं तो बीमार हो गया, मैं बैठ जाऊंगा, घर से बाहर नहीं निकलूंगा। दिस गाय is going out doing everything, and you can see the difference. He can beat any younger person in his game. So किसी एज पे सीख सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं, बट ये हो सकता है कि आप चैंपियन नहीं बन पाए। इट्स ओके, चैंपियन बनने के लिए बचपन से करना पड़ेगा, बट यू हैव टू बी चैंपियन इन ओन आईज, ओन लाइफ, एंड ही इज चैंपियन दैट वे। काफ़ी इंस्पायरिंग या एग्जाम्पल था सबके लिए। तो अगर कभी हमें कुछ नया सीखना है, कोई नई लर्निंग एक्वायर करनी है, ये अगर हम अकेले, बिना अकेले किए किसी दोस्त के साथ या किसी फैमिली मेंबर के साथ अगर करते हैं, तो क्या वो ब्रेन हेल्थ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है? पहली बात है, नया सीखना या कुछ भी सीखना बेनिफिशियल तो है ही है। अब अगर उसमें एक और एंगल डाल रहे हैं, आपने काफ़ी चतुराई से एक थर्ड थर्ड पिलर डाल दिया। फर्स्ट है तो फिजिकल एक्टिविटी, सेकंड है चैलेंजिंग यानी एंगेज योर ब्रेन, सेकंड, एंड थर्ड इज सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन का मतलब ये लोगों से मिलना, फ्रेंड्स करना,
लिमिटेड टाइम, यस, फ्रेंड के साथ दिन भर बैठने की ज़रूरत नहीं, ताश खेलने की ज़रूरत नहीं, लिमिटेड लिमिटेड टाइम। तो कुछ भी आप नया करते हैं ना, आप योगा देखें, योगा 10 लोगों के साथ कर रहे हैं या ग्रुप गेम खेल रहे हैं, इट्स कंप्लीट डिफरेंट। इट्स नॉट ओनली हेल्पिंग यू इन इम्प्रूविंग फिजिकल एक्टिविटी और एंगेजिंग ब्रेन, ऑल्सो हेल्पिंग यू इन कीपिंग हैप्पी। एक बार साउथ क्लब गया था, वहाँ पे बुजुर्ग लोग थे, 65-70 लोग थे, वो टेनिस खेल रहे थे, करीब 15 लोग थे और ऐसा मज़ाक कर रहे थे दूसरे से, हँस-हँस के खेल रहे थे, किसी से शॉट छूट जा रहा था तो फिर उस पे मज़ाक कर रहे थे, तो दिस इज़ डिफरेंट थिंग। तो सोशल एक्टिविटी अगर हम किसी तरह ऐड हो पाए, कई बार नहीं हो पाता, कुछ नहीं कर सकते, अगर बिज़ी प्रोफेशनल हैं आप, नहीं तो नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ भी ऐड हो सके, तो साथ में खेलना, दिस हेल्प्स नॉट ओनली इन engaging brain but also giving social angle, so you feel wanted in the society, you feel कि आपके फ्रेंड्स हैं, and this itself helps quite a lot in brain health. जी। तो चले आते हैं हम एक और पिलर के ऊपर। सर, बात करते हैं डाइट के बारे में। फिजिकल एस्पेक्ट से डाइट इम्पॉर्टेंट है, ये हम सबको पता है। बॉडी के लिए डाइट एक अच्छा मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन ब्रेन हेल्थ के लिए भी अच्छा डाइट मेंटेन करना है, इसका इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों के पास नहीं है। तो डाइट का क्या रोल है ब्रेन हेल्थ पर? अगर आप सो रहे हैं तो कुछ ऑर्गन्स काम करते हैं, एक हार्ट काम करता है और ब्रेन भी काम करता है, ब्रेन में नए कनेक्शंस बन रहे हैं, ब्रेन लगातार एक्टिव है। एक्टिविटी कैसे आएगी, उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ से, डाइट से आएगा। सो ब्रेन इज वेरी हंग्री ऑर्गन, इट नीड्स एनर्जी ऑल द टाइम। एक हम लोग अपना वर्ड यूज करते हैं एटीपी, एटीपी इज यूनिट ऑफ एनर्जी, वो हमेशा चाहिए उसको, और उसके लिए डाइट चाहिए। केवल एनर्जी नहीं चाहिए, उसे अच्छा काम करना है, सो इट नीड्स एंटीऑक्सीडेंट्स, इट नीड्स सम विटामिन्स ऑल द टाइम। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कोई चेस प्लेयर 4 घंटे चेस खेले हैं, दे बिकम वेरी हंग्री, राइट, बिकॉज ब्रेन हैज टेकन लॉट ऑफ एनर्जी। सो ब्रेन के लिए डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे थोड़ी क्वालिटी ऑफ डाइट ब्रेन के लिए कुछ अलग सा चाहिए होता है। डाइट ऐसा है कि हर कोई जानता है कि फैटी चीज़ कम खाना चाहिए, मीठा कम खाना चाहिए, हर कोई जानता है, जो हार्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट ब्रेन के लिए कुछ अलग सा चाहिए। आप सोचें कि आप लंच ले रहे हैं, हम लोग बंगाल में या कहीं भी इंडिया में, चावल, दाल, अच्छी सब्जी, 2 सब्जी, 3 सब्जी, पापड़, मिठाई खा लिए, फुल फुल डाइट हो गया। बट उसको हम लोग एग्ज़ामिन करें, सो इट नीड्स अ लॉट मोर फॉर ब्रेन। ब्रेन को चाहिए, कच्चा चाहिए, ब्रेन को लीफी वेजिटेबल चाहिए, फ्रूट्स चाहिए। विथ ईच सर्विंग, ईच फूड, इफ यू ऐड सम सैलड्स, लीफी वेजिटेबल्स, इफ यू ऐड सम फ्रूट्स ऑफ वेरियस डिफरेंट कलर्स, दैट हेल्प्स ब्रेन सिग्निफिकेंटली। तो एक तो हमने फ्रूट्स का हो गया, सैलड्स का हो गया, अब हम लोग अन्न पे आए। चावल हम लोग इतना इतना ले, बिरयानी में चावल ज़्यादा लेते हैं, चावल ज़्यादा उसमें दाल डाल लिया। ग्रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट दैट, बट ट्राई टू, फॉर ब्रेन हेल्थ वी शुड ट्राई टू अवॉइड एज मच एज पॉसिबल पॉलिश्ड ग्रेन। सफ़ेद दिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि अनपॉलिश्ड होल ग्रेन इंपॉर्टेंट होगा, और उसका भी लिमिट होना चाहिए। हम खाना होना चाहिए कि ज़्यादा चावल, थोड़ा सा दाल नहीं, थोड़ा सा चावल और बाकी सब कुछ होना चाहिए। सो अन्न इंपॉर्टेंट है, और ग्रेन्स इंपॉर्टेंट है, बट फुल ग्रेन को हम लोग अगर रिप्लेस करें तो काफ़ी ठीक रहेगा। इसके सिवा हम लोग ने सलाद की बात बात किया, फ्रूट्स के बारे में बात किया, हम लोग ने बात किया अन्न का, ग्रेन्स का। लेग्यूम्स इज इंपॉर्टेंट, दाल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दाल इज हैज गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, एंड खास करके जो वेजिटेरियन है उनको प्रोटीन चाहिए, तो दाल इज इंपॉर्टेंट। सो दाल की क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, और दाल कोई सा लें, लेकिन वो भी है कि जो कवर हटाया हुआ, पॉलिश किया हुआ, उसको अवॉइड करें। फुल ग्रेन, जैसे मूंग का फुल दाल, हो सकता है उतना टेस्टी नहीं हो, बट दिस विल हेल्प यू। इसके सिवा हम लोग नट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, नट्स होता है, बेरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोग कई बार जूस की ओर चले जाते हैं। हम लोग कहीं जाते हैं, जूस पैकेट में ले लिया, वो डाल लिया। जूस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नट्स लेना, या फिर फुल लेना, जिसका रादर देन जूस, जिस फल से आ रहा है उस फल को लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो नट्स, चिया सीड्स हो गया, सीड्स, एनी सीड्स, चिया सीड्स इज़ इन फैट, बट एनी सीड्स इफ यू ऐड इन ब्रेकफास्ट और समवेयर, दैट विल हेल्प। Apart from that, brain has lot of adipose tissues, fatty tissues. तो ब्रेन को फैट भी चाहिए, ब्रेन को फैट चाहिए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि किस तरह का फैट चाहिए। एक वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। और अब देखेंगे इसमें, कोई भी ये लेंगे, तेल का डब्बा लेंगे या फिर किसी घी का डब्बा लेंगे, उसमें लिखा रहता है कितना सैचुरेटेड, कितना अनसैचुरेटेड है। तो जितना ज़्यादा अनसैचुरेटेड उतना अच्छा होगा। इसमें जो जैतून का तेल होता है, ऑलिव ऑयल होता है, इट स्कोर्स बेटर। सो अगर ऑलिव ऑयल हम लोग बीच में डालते हैं खाने में, कोशिश करें कि हम लोग ऑलिव ऑयल हो, या ज़्यादा उसको तेल में फ्राई नहीं करें, दैट दैट विल हेल्प। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम लोग अगर हम लोग डब्बा देखेंगे जहाँ पे हाइड्रोजनेटेड वनस्पति तेल होते हैं, वो उसको जहाँ तक हो सके अवॉइड करें तो ठीक रहेगा। तो ये सब कुछ चीज़ें तेल को अवॉइड करना चाहिए। घी के बारे में हम लोग बात करते हैं।
घी हैज़ गुड अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड ऑल्सो, सो घी इज़ नॉट बैड। ऐसा नहीं कि घी बहुत ज़्यादा है, बट घी इज़ नॉट बैड। ऐसे घी बिल्कुल अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। बट अमंग ऑल ऑयल्स, इफ यू हैव टू सी अनसैचुरेटेड, स्पेशली ऑलिव ऑयल, दैट वर्क्स बेटर। तो ये तो खाने का मोटा हो गया। और इसके सिवा ये है कि 2 चीज़ हम लोग ये कोशिश करते हैं कई बार कि एक साथ हम लोग सारा डाइट चेंज कर देंगे, हमेशा फेल होता है। अब 10 दिन डाइट चेंज करेंगे और फिर 11वें दिन से वही खाना शुरू करेंगे। सो एक प्रिंसिपल होना चाहिए कि अब मुझे एक चीज़ चेंज करना है, मुझे हर खाने में सलाद लेना ही लेना है। हो गया, 1 महीना आप यही करें। हर खाने में थोड़ा सुबह नाश्ते में थोड़ा सीड्स डालना है, ऐसे कर तो धीरे-धीरे करते आपकी आदत बदल जाएगी एंड दैट विल हेल्प सिग्निफिकेंटली। अपार्ट फ्रॉम क्वांटिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। अच्छी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। जैसे मैंने सीड्स के बारे में बात किया, नट्स के बारे में बात किया, हम लोग बहुत ज़्यादा काजू लेंगे तो उसमें फैटी टिश्यू है, बहुत ज़्यादा बादाम लेंगे तो उसमें फैटी टिश्यू है, तो हर चीज़ का एक लिमिट होना चाहिए। सो दिस ऑलवेज़ वर्क्स। कमिंग टू प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन इज़ इम्पोर्टेंट। हैविंग सेड दैट, जो वेजिटेरियन है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसमें जैसे चीज़ चीज़ होता है, छेना होता है, दैट दैट हेल्प्स सिग्निफिकेंटली, उसमें हम लोग प्रोटीन अलग से ले भी सकते हैं। अमंग एनिमल प्रोटीन अगर हम देखें जो ब्रेन को चाहिए, जिसमें सब कुछ है, फिश हैज़ एवरीथिंग। फिश हैज़ गुड प्रोटीन, फिश हैज़ गुड एंटीऑक्सीडेंट, fish omega 3 fatty acids. So taking fish has proven that once or twice a week that helps brain health. ठीक। इसमें ये भी है कि क्या फिश खाएं, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि फिश का सर या फिश फिश का बॉडी, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फिश फिश इटसेल्फ इज इम्पोर्टेंट, बट फिश को जो पकाने का तरीका होता है, किसी खाने को पकाने का तरीका, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कोशिश करें कि सॉटे ज़्यादा करें, कोशिश करें कि हम लोग उसको ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करें। दिस हेल्प्स। एनीथिंग एल्स? तो आजकल ये एक फैशन चला हुआ है मार्केट में कि डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाना है या फिर ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स खाना है। तो ये सब क्या ब्रेन हेल्थ को अफेक्ट करता है? In fact, grains are important, dairy is important also. So ये जो फैट है कि ग्लूटेन फ्री और लैक्टोज फ्री, इट्स नॉट गुड फॉर मेजॉरिटी। कुछ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एलर्जिक हैं। जैसे ही मान लिया दूध लेते हैं तो फिर डायरिया हो जाता है, या अगर ग्लूटेन लेते हैं तो एलर्जी सी आ जाती है, तो उनके लिए ठीक नहीं है। बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एक सिंपली फैट है। मैं बोलता हूँ सबको लेना चाहिए, लिमिट में सबको लेना चाहिए। और अगर ऐसा लग रहा है कि लूज़ मोशन हो रहा है आफ्टर टेकिंग फूड और आफ्टर चीज़ और आफ्टर दही, तो फिर उसका टेस्ट भी होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस का टेस्ट होता है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस का टेस्ट होता है, वो करा लें। बट दिस इज़ मोर ऑफ फैट रादर देन रियल थिंग। जी, ओके। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि व्हाट इज गुड फॉर योर हार्ट इज गुड फॉर योर ब्रेन। या तो फ्रॉम अ डाइट पर्सपेक्टिव हमें ये जानना है कि क्या सच में वो सारा फूड ग्रुप्स जो हार्ट के लिए हेल्दी है, क्या वो ब्रेन के लिए भी हेल्दी है? अगर एक शब्द में बोलना हो तो मैं बोलूँगा हाँ, बट समझना होगा हार्ट डिजीज़ जो होते हैं, क्यों होते हैं कि नली ब्लॉक हो जाती है ना? नली ब्लॉक हो जाती है, हार्ट अटैक होता है। ब्रेन डिजीज़ में भी एक डिज़ीज़ है स्ट्रोक, जिसमें नली ब्लॉक हो रहा है। तो जो ब्लड का फ्लो ठीक रखने के लिए जो फूड मेटेरियल इंपॉर्टेंट है, वो ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, हार्ट के लिए इंपॉर्टेंट होगा। दवाइयों में भी देखें, एस्पिरिन एक दवाई होती है जो कि ब्लड थिनर होता है, जो हार्ट में भी देते हैं, ब्रेन में भी देते हैं, है ना? सो काफ़ी कुछ कॉमन है जो कि ब्रेन के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए भी अच्छा है, एंड वाइस वर्सा। सो ये बिल्कुल सही है कि जो हार्ट के लिए अच्छा है, ब्रेन के लिए अच्छा है, बट ब्रेन में केवल ब्लॉकेज की बीमारी नहीं है, ब्रेन में और भी बीमारियाँ हैं। पार्किंसन डिजीज़ हो गया, डिमेंशिया हो गया, ब्रेन ड्राइनेस हो गया। हार्ट में ऐसा नहीं है, हार्ट को पार्किंसन नहीं होता, हार्ट को डिमेंशिया नहीं होता। इन दैट केस एडिशन ऑफ दीज़ थिंग्स व्हाट वी टॉक्ड अबाउट, एंटीऑक्सीडेंट, लीफी वेजिटेबल और सम ऑलिव ऑयल्स, सो दैट हेल्प्स इन ब्रेन। सो ये बिल्कुल सही है, बट कुछ और ऐड करेंगे ब्रेन के लिए। जी। तो लोग ये भी कहते हैं कि मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया जैसे ब्राह्मी साग, ये सारे ब्रेन हेल्थ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। Yeah. तो इसमें साइंटिफिकली कितनी सच्चाई है? पहले मैं इस पे आऊँगा कि एनी लीफी वेजिटेबल, इट कंटेन्स लॉट ऑफ लीफ, इट कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट होता है जो ब्रेन के लिए अच्छा होता है। जब ब्राह्मी एक है, ब्राह्मी में आयुर्वेद में काफ़ी रिसर्च है, और मैं आयुर्वेद को मैं तरजीह वैल्यू देता हूँ, और उसमें काफ़ी रिसर्च है कि ब्राह्मी इज़ गुड फॉर ब्रेन। सो अगर ब्राह्मी अवेलेबल है तो यूज़ कर सकते हैं, एज़ गुड और स्लाइटली बेटर देन एनी अदर लीफी वेजिटेबल। सो ये बिल्कुल सही है। अब हम कुछ हमारे पेशेंट हैं जो कि वेल टू डू हैं, उनके पास उनको देखेंगे, टू कीप देमसेल्फ फिट दे ईट 30 सप्लीमेंट्स इन मॉर्निंग, राइट? ये सही नहीं है। जो भी हम लोग मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, बी12 हो गया, ये आपके खाने में है, ये नट्स में है, ये वेजिटेबल में है, तो उसको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ब्रेन नीड्स अ पर्टिकुलर, बॉडी नीड्स अ पर्टिकुलर अमाउंट। ज़्यादा लेना तो आप खुद खुद को खुश कर रहे हैं, ब्रेन को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इन फैक्ट इन सम केसेस,
जैसे विटामिन डी हो गया, विटामिन ए हो गया, ज़्यादा लेना ठीक नहीं होता है। वो ज़्यादा लेना क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं है, वो जाके जमा हो जाता है। तो कुछ भी अंधेरे में लेना ठीक नहीं होगा। इसमें अगर ये पूछना है कि मैग्नीशियम कितना सही है, कितना इम्पोर्टेंट है या फिर कैल्शियम कितना इम्पोर्टेंट है, अगर आप में कमी है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आयरन की कमी, आयरन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, बट कमी नहीं है तो इम्पोर्टेंट नहीं है। कैसे पता चलेगा? कि अगर आपको सिम्पटम्स हो रहे हैं, जैसे कि मैग्नीशियम की कमी में लेथार्जी होता है, पैर मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, अगर वो सब आ रहे हैं तो ब्लड टेस्ट करेंगे, देखेंगे अगर कम है तो लेंगे और कम नहीं है तो लेने की ज़रूरत अलग से नहीं है। जी, खाने में आपको इनफ है जो कि आपको दिन में चाहिए। जी। तो चले आते हैं हमारे फोर्थ पिलर की तरफ, जो कि है न्यूट्रिएंट्स। हुँ, हुँ। तो जितने भी सारे पैकेज्ड फूड्स या प्रोसेस्ड फूड्स आजकल अवेलेबल हैं, ये ब्रेन हेल्थ के लिए क्यों रिस्की हैं? इसी तरह सॉल्ट कंज्यूम करना, शुगर कंज्यूम करना, या फिर जैसा आपने बोला सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स हुँ। कंज्यूम करना, ये सारे ब्रेन हेल्थ से कैसे लिंक्ड है, और इन सारी चीज़ों के साथ ब्रेन स्ट्रोक होने का क्या कनेक्शन है? या सो फूड और न्यूट्रिशन हम लोग एक ही टोकरी में एक ही बास्केट में रखते हैं और न्यूट्रिशन जब हम लोग बात करें न्यूट्रिएंट्स अ, काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि फोर्टिफाई करके देते हैं, उसको सेल करते हैं कि दिस इज़ फोर्टिफाइड बाय विटामिन ए, सी, डी और उसको सेल करते हैं। जब नेचुरल फूड में है तो फोर्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है और टू प्रिज़र्व इट, टू मेक इट लास्ट लॉन्गर केवल फोर्टिफाई नहीं करते हैं, इट इट गोज़ थ्रू सम प्रोसेस व्हिच इज़ अनहेल्दी फॉर यू। आप पढ़ेंगे फाइन प्रिंट में रहेगा नीचे कि दिस हैज़ बीन एडेड एज़ अ प्रिजर्वेटिव, सो दैट्स नॉट गुड। सो बेटर टू बी एज क्लोज टू नेचर एज पॉसिबल, जो कि जमीन से आया हुआ है, तुरंत उसको खा लिया, सब्जी बना के खा लिया, घर में बना के खा लिया, दिस ऑलवेज गुड। अगर हमें ये चूज करना हो, जैसे पीस है, पीस के पैकेट आते हैं ना, पैकेट प्रिजर्व होता है, 6 महीने प्रिजर्व रह सकता है। और एक पीस है कि जो आप बाजार से खरीद रहे हैं, दिस इज मच बेटर देन पैकेज पीस बिकॉज टू कीप इट फ्रेश दे यूज सम केमिकल्स विच मे बी हार्मफुल फॉर योर बॉडी। So anything processed, anything fortified, it has to be done with compromise. They compromise with quality to some extent and nutrition to some extent. So generally we should avoid that. Coming to whether this can cause stroke or not, stroke is very clearly happens. ये stroke क्यों होता है कि नली ब्लॉक करने से होता है, ठीक है, नली ब्लॉक हो रहा है। नली ब्लॉक कैसे हो, अगर मान लें कि फैटी चीज उसमें ज्यादा, जो भी आप ले रहे हैं फैटी चीज जैसे कुछ मीट सब्स जैसे रेड मीट हो गया, उसमें फैटी चीज ज्यादा है, सो दिस इंक्रीजेज द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, उससे फिर ग्रेजुअली उससे फिर स्ट्रोक हो सकता है। सो इनडायरेक्टली दे कैन कॉज स्ट्रोक बट डायरेक्टली नहीं करता। ओवरऑल दे आर नॉट हेल्दी फॉर द बॉडी, सो वी शुड अवॉइड एज बेस्ट एज वी कैन, एंड इन इंडिया वी कैन अफोर्ड टू डू दैट। ऐसा है कि अगर मान लिया कि आप साइबेरिया में हैं, रशिया के कुछ एरिया में जहाँ पे हमेशा बर्फ ही रहता है, तो आपको फूड प्रिजर्व करना है, वहाँ ठीक है, बट इंडिया में सब कुछ फ्रेश मिलता है, तो हमें इसको फ्रेश ही लेना ठीक रहेगा। सो वी आर ब्लेस्ड टू बी दैट आई अ एग्री। पार्ट ऑफ दिस कंट्री, हेंस फ्रेश कंज्यूम करना बेहतर हमेशा रहेगा। बेहतर होगा। चले आते हैं अगले पिलर की तरफ, जो कि है स्लीप। Yeah. स्लीपिंग डिसऑर्डर, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स आज के स्ट्रेसफुल लाइफ में लोगों को बहुत ज़्यादा है। पुअर स्लीप मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम है। पुअर डिसीजन मेकिंग ड्यू टू पुअर स्लीप, ये भी बहुत लोगों का प्रॉब्लम है। तो पुअर स्लीप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्रेन को कैसे अफेक्ट करता है? क्या Yeah. कनेक्शन है ब्रेन हेल्थ के साथ Yeah. स्लीप का? सो इन वन लाइन, स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस कारण से हम लोग बाद में बात करेंगे। स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सोते हैं। सो जैसे कि आप कोई फैक्ट्री देखें या कोई बच्चों का जो, जैसे कि यहाँ पे वाटर पार्क देखें, उसको 9 से 6 काम करना है, बट रात को बंद करना है, जिससे कि सारे मशीन देख लें, सब उसको क्लीन कर दें, टॉयलेट क्लीन कर दें। सो लाइकवाइज ब्रेन एक ऐसी चीज है जिसे कि क्लीनिंग की जरूरत है। ब्रेन की काफ़ी बीमारियां, जैसे अल्जाइमर्स डिजीज होता है, पार्किंसन डिजीज होता है, बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सम प्रोटीन। सुनने में अच्छा लग रहा है प्रोटीन, बट खराब प्रोटीन, एबनॉर्मल प्रोटीन। सो विद ब्रेन सेल्स, उस पास इनहेरेंट मैकेनिज्म है टू क्लियर दैट थिंग आउट। अगर गार्बेज, अगर घर का में कचरा, क्या हम लोग दिन में काम करते हैं ब्रेन से, तो कचरा जमा होता जाता है, कचरा यानी कि एबनॉर्मल प्रोटीन। घर में आप काम कर रहे हैं, आपके जो हाउस हेल्प काम कर रहे हैं, तो कचरा जमा हो रहे हैं, उसको कहीं बाहर भेजना है। Think of it closing the door and keep on working for 10 days. What will happen? House will stink, है ना? हाउस हो ही नहीं सकता है, तो you have to clean that up. ये क्लीनिंग ज़्यादा रात को होता है, जब सोते हैं उस समय होता है। When you sleep, it is not passive uh, time. It's active time for brain to clean it up, to clean the abnormal thing out and to maintain some nutrient. So सोना बहुत जरूरी है, और अगर नहीं सोएंगे तो ग्रेजुअली धीरे धीरे टाइम के साथ मेमोरी लॉस होगा, साइकोलॉजिकली यू विल फील वेरी वीक,
You will feel angry all the time, irritable all the time, and in due course of time, dementia is much more common in those patients जो कि अच्छा नहीं सो रहे हैं in due course of time. एक दिन में जी, पता नहीं चलेगा, but कई साल बाद पता चलेगा कि you are doing worse as compared to your peer or compared to your other people. जी। Sleep is very important. तो लाइट एक्सपोज़र की Yeah. अगर बात करें या सर्केडियन रिदम की अगर बात करें, इनका स्लीप के साथ क्या कनेक्शन है? जो नींद है उसके लिए ब्रेन में कुछ सेंटर्स हैं कि भी नींद ठीक रखना है। सेंटर्स ब्रेन के लोअर पार्ट में तो ब्रेन स्टेम बोलते हैं। उनका काम है सर्कैडियन रिदम। जब हम लोग वर्ड सर्कैडियन रिदम के बारे में बात कर रहे हैं तो ऊपर वाले ने बनाया है या फिर नेचर ने बनाया है। दिन और रात बनाया है। दिन में काम करने के लिए, रात को रेस्ट करने के लिए बनाया है। ठीक है? सो रिदम फॉर दैट एंड इट्स नॉट आर्टिफिशियल। इसमें कुछ केमिकल्स है, मेलाटोनिन केमिकल होता है, कुछ और भी केमिकल स्लीप के होते हैं व्हिच आर बेटर रेगुलेटेड इन द नाइट टाइम। सो अगर हम लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे, मान ली कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि वे रात को जगते हैं, पढ़ाई करते हैं, दिन में सोते हैं, ठीक है? वी शुड ट्राई टू अवॉइड दैट एज़ बेस्ट एज़ पॉसिबल। इनका जॉब ही यही है, नाइट जॉब करना, कुछ कर नहीं सकते। गार्ड को नाइट में जगना कुछ कर नहीं सकते। बट जो कि बाय चॉइस रात को जग के दिन में पढ़ रहे हैं, व्हिच इज़ दिस इज़ नॉट गुड फॉर ब्रेन बिकॉज़ इन इन अगेन इन द लॉन्ग टर्म इट अफेक्ट्स क्वालिटी ऑफ स्लीप बिकॉज़ अगर दिन में सो रहे हैं, तो जो क्वालिटी ऑफ स्लीप इज़ इट्स नॉट ग्रेट बिकॉज़ सर्कैडियन रिदम को फॉलो नहीं कर रहा है। मोreover कुछ ना कुछ एम्बिएंट लाइट आ रहा है एंड द एम्बिएंट लाइट दैट मीन्स योर क्वालिटी ऑफ स्लीप इज़ लेस। इन फैक्ट देयर इज़ सम स्टडी दैट रात को जब हम लोग सोते हैं, तो कुछ बच्चे डर से या फिर कुछ बड़े भी आदत हो जाती है कि ब्राइट लाइट में सोते हैं, है ना? कि ट्यूबलाइट बंद नहीं करेंगे। Indirectly, that affects the quality of sleep. So we should reduce the intensity of light in the room as much जितना ज़्यादा हो सके उसको कम कम करना चाहिए. So light exposure as well as circadian rhythm को follow करना, this is very important to improve the quality of sleep, and once sleep quality improves, your overall brain health improves as much as possible. मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि कई बार पायलट होते हैं, रात को फ्लाइट चलाना कुछ नहीं कर सकते, है ना? जो रात को गार्ड है कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कर सकते हैं उनको चेंज करना चाहिए। जी। तो बहुत लोगों में नैपिंग को लेकर काफ़ी Yeah. कन्फ्यूजन है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नैप लेना हेल्पफुल है या नहीं, और अगर हेल्पफुल है तो कब हेल्पफुल है, और Yeah. अगर नहीं है तो कब हेल्पफुल नहीं है? या कुछ कल्चर्स में दिन में सोना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? कुछ हम्म, जैसे बंगाल में भी है, बंगाल हुआ है। गुजरात में आप राजकोट जाएँगे तो पता है 2-3 घंटे लोग दुकान बंद कर लेते हैं। 1 बजे के बाद 2 बजे के दुकान बंद हो, फिर शाम को 5 बजे फिर आते हैं वो दुकान में। सो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सम कल्चर बट आई वुड से दैट अगर दिन में आप ज़्यादा सो रहे हैं, स्पेशली लेटर इन द आफ्टरनून, यू आर नॉट हेल्पिंग योरसेल्फ बिकॉज़ यू आर कंप्रोमाइजिंग योर नाइट टाइम स्लीप व्हिच इज़ नेचुरल स्लीप, व्हिच इज़ सर्कैडियन स्लीप। सो दिन में लंबा सोना बिल्कुल ठीक नहीं है। बट हम नैप जब हम लोग वर्ड यूज करते थे अपनी शॉर्ट नैप्स, राइट? सो शॉर्ट नैप्स इज रीजनेबली गुड बिकॉज इट फ्रेशंस योर माइंड। तो नैप का मतलब क्या होगा? कितने दिन, कितने देर का नैप? एनीथिंग बियॉन्ड 20-25 मिनट्स, 30 मिनट्स, इट्स नॉट रियली नैप, इट्स योर स्लीप, राइट? सो अगर नैप की बात करें, अगर नहीं जरूरत है तो नहीं करें, बट यू आर फीलिंग दैट यू आर फीलिंग टायर्ड, की थकान हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर 20-30 मिनट्स इज गुड। इनफैक्ट इफ यू आस्क मी कितना क्या बाउंड्री है, 30 मिनट्स के से छोटा हो तो नैप is called nap and it helps your brain. Not in everybody because everybody is not used to nap, but जिनको चाहिए उनको हम लोग कर सकते हैं. So nap is important in some patients, some people, and that nap should be short, really short. से वैरी करता ये वेरी है, करता है, केस टू हर केस हर वैरी। किसी को वेरी करता जी। है। स्लीप में बताऊंगा कि स्लीप ऐसा है कि there's वर्ड नो स्लीप मैचिज्मो, कि उसमें ऐसा होता था कि खासकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, जितना ज़्यादा काम करें लोग बोलते हैं, रात को 3 घंटे सो के भी काम कर रहा है। अभी भी होता है कि ये हमारे जो फ्रेंड है, मैं भी खुद को ऐसा समझता था कि मैं कम सोता हूँ और ज़्यादा काम करता हूँ, बट अभी पता नहीं चलेगा, कुछ साल में पता चलेगा यू आर नॉट हेल्पिंग योरसेल्फ। सो ये जो प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है कि जो ज़्यादा काम कर रहा है, कम सो रहा है, उसको हीरो शो करने की ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। नॉट फॉर हिम ऑल्सो, फॉर सोसाइटी तो नॉट फॉर हिम ऑल्सो। सो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर इस कारण आप कम सो रहे हैं कि ज़्यादा काम करना है या लोगों को दिखाना है कि भाई मैं सुबह 4 बजे उठ गया और रात को 11 बजे सो रहा हूँ, दिस इज़ नॉट फेयर, ठीक है? आपको अपने रूटीन को ऐसा करें। और पर्सनली मैं बोलूँगा आई एम वेरी बिज़ी, स्टिल आई वुड से कि मैं देखता हूँ कुछ स्लैक टाइम होता है दिन में जिसको मैं अच्छे से यूज़ करूँ तो स्लीप मेरा बढ़ जाए, है ना? हो सकता है कि अगर मैं सोशल मीडिया को देख रहा हूँ, आधे घंटे में ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, वो आधे घंटे में स्लीप में देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सो कॉन्शियसली वी हैव टू सी कि कहाँ पे हम लोग टाइम लूज़ कर रहे हैं, वो लॉस्ट टाइम को उठा के हम लोग स्लीप में डाल दें, दैट विल बी बेटर। सो दैट्स वन। इन दैट्स नॉट स्लीप प्रॉब्लम, दैट इज़ कॉन्शियसली वी आर डूइंग दैट, राइट? कि हम कम सो रहे हैं। यस। बट अनदर एस्पेक्ट स्लीप प्रॉब्लम, इंसोम्निया, वो बिल्कुल अलग है। वो सही में एक तरह की बीमारी है जिसके लिए मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है। इंसोम्निया यानी कि चाह के भी नहीं सोना। मतलब एक तो है कि सोने नहीं जाए, चाह के नहीं सोना, बिस्तर पे है बट सो नहीं पा रहे हैं।
इसमें अब ये एक अलग फील्ड हो जाता है, जिसमें ये देखना क्यों इंसोम्निया हो रहा है। इज़ द पर्सन इज़ क्वाइट स्ट्रेस्ड आउट, एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, कोई हाल में ऐसा लाइफ इवेंट हुआ जो कि दिमाग में चल रहा है। इन दैट केस द पर्सन नीड्स सम मेडिकल हेल्प, ईदर साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट, सम मेडिकल हेल्प एंड दैट हेल्प्स। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ मेडिकल कंडीशन भी होते हैं, जैसे कि एक वर्ड सुना होगा आपने, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, कि सोने गए, यहाँ के टिश्यू इतने लूज़ हैं कि वो ब्लॉक कर दिया तो उठ गए, फिर सो गए। तो आप रात को सो रहे हैं लेकिन प्रॉपर्ली सो नहीं, बार-बार उठ रहे हैं। इन दैट केस एक मास्क होता है जिसको कि मशीन होता है, उसके थ्रू ऑक्सीजन देते हैं और एयर देते हैं, दैट दैट हेल्प्स। सो टू डिफाइन स्लीप का प्रॉब्लम क्यों है, कॉन्शियसली कर रहे हैं तो उसको आप खुद से ठीक कर रहे हैं। अगर इंसोम्निया है कि नहीं, आपको नींद ही नहीं आ रही है, तो आपको हेल्प लेना पड़ेगा। जी। चले आते हैं हमारा जो आखिरी पिलर है, हुँ, हुँ। सोशल कनेक्शंस, उस पर। कुछ देर पहले आप सोशल कनेक्शंस के बारे में बात कर रहे थे, दोस्तों से मिलना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना एट्सेट्रा। ऑन द सरफेस तो हमें अच्छा, सबको अच्छा लगता है कि हम अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, हुँ, हुँ। गप्पे लड़ा रहे हैं, फैमिली के साथ बात कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन इसका जो एक बहुत बड़ा कनेक्शन है ब्रेन हेल्थ के साथ, ये जानना ज़रूरी है। या तो सोशल कनेक्शन ब्रेन हेल्थ के लिए कितना क्रूशल है? अच्छा, इसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है, सोशल कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं दूसरी तरह से बोलूँगा, सोशल विथड्रॉल इज़ नॉट गुड फॉर ब्रेन। ठीक है, सोशल विथड्रॉल कि आप अकेले में आप सोचिए कि मैं आई एम ग्रेट, आई कैन डू एवरीथिंग माय सेल्फ। You might do well at this point in time. In due course of time, you'll start losing your means self belief. You start losing your the happiness what you call. तो social withdrawal is not good. अब social connection आ जाए। अब जो मैं बात कर रहा हूँ not as a doctor, as a human being, social connection has positive and negative aspect, right? Social connection we have seen in modern world. Your social connection can be harmful also, right? So you want to look good. If somebody is not liking, if you see 10 likes and somebody has 50 likes, you feel bad about that. So social connection is important, but we have to see the social connection doesn't mean online connection. Social connection means man to man, person to person connection. And in that case, अब ये हमें कल्टीवेट करना होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं ह्यूमन बीइंग जैसे बात कर, कल्टीवेट करना है कि हु कैन बी अराउंड यू, हु कैन स्टिमुलेट योर ब्रेन। अगर ब्रेन हेल्थ के बारे में बात करें, कोई ऐसा फ्रेंड है जो कि कोई साइंटिस्ट है, या मान लिया किसी फील्ड में बिजनेसमैन ही है जिसने जीरो से बिजनेस शुरू किया है, टॉकिंग टू हिम, स्पेंडिंग टाइम विद हिम विल बी क्वाइट क्वाइट हेल्पफुल। बट कुछ ऐसा है जो कि दे आर अंडरमाइनिंग योर ओन सेल्फ बिलीफ, दैट्स नॉट गुड। सो दैट यू हैव टू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से दैट मोर देन ऑनलाइन, पर्सन टू पर्सन कनेक्ट हेल्प्स। एंड सेकंड, apart from that you have to choose कि who will be around you and whom will you interact, that helps significantly। और इसमें ये होता है, कुछ हॉबीज होता है उसमें हेल्प करता है। जैसे कि अगर आप से रनिंग एक हॉबी है, मैं जब कनाडा में था तो मैं रनिंग ग्रुप में था। रनिंग ग्रुप का मतलब क्या हो कि ठंड में -20 में भी लोग सुबह आके एक साथ 1 घंटे दौड़ते थे। तो व्हाट हेल्प इन दैट कि रनिंग वही करते हैं जो कि थोड़ा मोटिवेटेड होते हैं। सो वी गॉट गुड पीपल फ्रॉम वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ, दैट कैन बी ट्रक ड्राइवर, दैट कैन बी लॉयर, दैट कैन बी डॉक्टर, एवरीवेयर। सो हॉबी हेल्प्स यू इन गेटिंग गुड पीपल देयर। म्यूजिक आप देखेंगे, म्यूजिक लाइक माइंडेड पीपल आते हैं, और एंड दे ट्राई टू हेल्प ईच अदर। सो हॉबीज help indirectly in getting good social connect, and that as a person we have to decide that what we choose. Social connect can be going to a club, Calcutta club, and having drinks, 5 drinks evening. That's not good social connect. You have to find yourself. जी। तो जो कनेक्शंस की बात हम कर रहे हैं, इसके साथ अगर हम काम को भी ऐड करें या पर्पस ऑफ लाइफ को भी ऐड करें, और कनेक्शंस मतलब जो भी मीनिंगफुल कनेक्शंस हैं, Yeah. एंगेजमेंट्स हैं, ये तीनों चीज़ें हमारे ब्रेन हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? आप मुझे फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एंड इनडायरेक्टली आई वुड से दैट अगर हम लोग हॉबी हम लोग कनेक्ट से जोड़ें, तो आप देख रहे हैं कि इनडायरेक्टली इट इम्प्रूविंग न्यू सिनेप्सेस। आप किसी समझदार पर्सन से बात कर रहे हैं तो ही इज आस्किंग सम क्वेश्चन, आप रिप्लाई करें तो इम्प्रूव कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, पुटिंग योर सेल्फ इन बैकसीट समटाइम्स, कि क्या चल रहा है लाइफ के साथ, इज इट हेल्पफुल और नॉट। So indirectly you are course correcting so that your brain gets good stimulation and that improves in long term. So I would say that all three what you told, that's very important। कभी कभी सोचना पड़ता है कि what we are doing and is right path or not, ये तो हर किसी की लाइफ में होना चाहिए और हो रहा है। जी। तो आजकल के जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, जैसे ब्लड शुगर, डायबिटीज़, या फिर हियरिंग और विजन का इशू अगर है, ये सारे फैक्टर्स ब्रेन हेल्थ को डिक्लाइन कैसे करते हैं? Yeah.
सो दिस इज लास्ट पिलर एंड वेरी इंपॉर्टेंट पिलर, बिकॉज हमने जो ही बात किया, हमने किया है एक्सरसाइज बात किया, हमने किया इंगेजमेंट ऑफ माइंड बात किया, हमने सोशल इंगेजमेंट बात किया, न्यूट्रिशन बात किया और स्लीप बात किया, ये है। तो ये सब है कि आप नॉर्मल लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्पाइट दैट, सब कुछ करने के बावजूद हो सकता है कि हाइपरटेंशन बीपी ज़्यादा रहे, हो सकता है शुगर ज़्यादा रहे, बिकॉज जेनेटिक्स आर लाइक दैट, हो सकता है कि ऐसे ही हो गया। इन दैट केस जानना एज सुन एज पॉसिबल कि मेरे साथ क्या हो रहा है, एंड हियर कम्स द रोल ऑफ रेगुलर चेकअप, एटलीस्ट वंस अ ईयर चेकअप। आफ्टर 30-35 वी शुड थिंक ऑफ रेगुलर चेकअप की ब्लड प्रेशर कैसा चल रहा है, शुगर कैसा चल रहा है, ये देखते रहना और जैसे ही उसको कंट्रोल करना है। ये छोड़ना नहीं कि मैं तो ठीक हूँ, मैं अभी तो ठीक हूँ, ऐसा छोड़ना नहीं है। हाउ इट अफेक्ट्स योर ब्रेन, दीज टू कंडीशन जो आपने बात किया, शुगर और ब्लड प्रेशर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर स्ट्रोक, बिकॉज डायरेक्टली इनडायरेक्टली इट कैन कॉज ब्लड सप्लाई जो होता है उसको ब्लॉक करता है, तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, ब्रेन में भी हो सकता है। इसको आप ठीक रखेंगे तो आपका रिस्क ऐसे ही कम हो गया। दिस इज रिगार्डिंग दिस डिजीज। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके सिवा कुछ और भी बीमारियां होती है जो ब्लड से, जैसे थायराइड अगर कम हो गया, थायराइड एक हार्मोन होता है वो कम हो गया तो मेमोरी खराब होगा, तो वो देखना है अपने को। थायराइड कम होगा तो लेथार्जी होता है, वो देखना है। सो दीज आर डिजीजेज विच वी शुड स्क्रीन आउट और ठीक करना है। इसके सिवा आपने आपने बात किया कि हियरिंग एंड विजन, क्या होता है, ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए चारों ओर से उसको कुछ समझना है, इनपुट लेना है। ये इनपुट कहाँ से आएगा? विजन से आएगा, ईयर से आएगा और टच से आएगा, संपर्क से आएगा। अगर किसी का ईयर ही खराब है, हियरिंग खराब है, तो उसको केवल हियरिंग खराब, बट इनडायरेक्टली उसको डिमेंशिया हो रहा है। रीजन क्या है कि आप इनपुट कम जा रहा है, इनपुट कम जा रहा है तो ब्रेन काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर तो धीरे धीरे डिमेंशिया होगा। सो हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव एज सुन एज पॉसिबल, जिससे इनपुट बराबर है। वही आई में है, आप देखें, अगर मान लीजिए आई खराब है, छोटी सी चीज, चश्मा नहीं है, कैटरेक्ट है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, टीवी नहीं देख पा रहे हैं प्रॉपरली, तो क्या होगा? इनपुट कम हो रहा है, ब्रेन ब्रेन हेल्थ पे असर आएगा। सो एज मच एज प्रॉपर इनपुट इज देयर, दिस हेल्प्स ब्रेन हेल्थ। अगर बिल्कुल इरिवर्सल खराब हो, कुछ नहीं कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ टेंडेंसी देखा है, खास करके मेरे प्रैक्टिस में, कि कान खराब है बट हियरिंग एड नहीं लगाएंगे। आई वुड से हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट ओनली फॉर फैंसी इंस्ट्रूमेंट, इट्स टू इम्प्रूव द इनपुट टू ब्रेन एंड दैट हेल्प्स। सो हियरिंग, आँख का जो भी ठीक कर सकते करना चाहिए। जी। तो आज का कॉन्वर्सेशन सम अप करने के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक इजी हैबिट हमारे दर्शकों को अगर बताना चाहें जो वो आज से ही शुरू कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट देयर ब्रेन हेल्थ, वो क्या होगा? अगर 2 बताऊँ दिक्कत है क्या? जी नहीं, ठीक। बता सकते हैं। तो क्योंकि आई वुड से 1 घंटा खुद को एक्सरसाइज करना ही करना है। कम से कम सप्ताह में 6 दिन तो करना ही है। 1 घंटा आप ज़रूर एक्सरसाइज करें। कम शुरू करें, बैठ के 1-2, अगर मान लीजिए 10 कदम कद बैठे हैं, बैठ जाएँ बट एक्सरसाइज करें। तो वो 1 घंटा खुद को दें, आपको हेल्प करेगा। दिस 1 आवर विल ऐड मोर आवर्स इनटू योर डे। एंड सेकंड, हर खाने के पहले थोड़ा माइंडफुल हों कि मेरे सामने जो खाना रखा हुआ है, सब ठीक है या नहीं। और आपको कैलोरी गिनने की कोई ज़रूरत नहीं, डाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। खाना लगता है चावल ज़्यादा है, थोड़ा कम कर दें। चावल व्हाइट चावल है, थोड़ा ग्रीन से ये कर दें। आज कोई सलाद नहीं था, सलाद ऐड कर दें। तो थोड़ा माइंडफुल रहें खाने में, दिस विल टेक यू लॉन्ग वे। जी। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ऋषिकेश। आज का कॉन्वर्सेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव था, काफ़ी इंसाइटफुल था और इस टॉपिक को एड्रेस करना काफ़ी ज़रूरी है आज के डेट में, स्पेशली हम जो लाइफस्टाइल आजकल लीड कर रहे हैं, ब्रेन हेल्थ को इग्नोर ही करते हैं लोग। आज के इस एपिसोड से काफ़ी सारे मिथ्स तो डीबंक हुए ही, नया बहुत कुछ हमें जानने को मिला ब्रेन हेल्थ को लेकर। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग हियर। मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास ब्रेन हेल्थ को लेकर या फिर किसी दूसरे हेल्थ टॉपिक को लेकर कोई भी सजेशंस है, कोई भी सवाल हैं, तो वो आप हमें लिख कर भेज सकते हैं। लिखने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं to podcast@sastasundar.com. Do like, share and subscribe to सस्ता सुंदर्स यूट्यूब चैनल। सस्ता सुंदर ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलेंगे 100% genuine medicines, 18% discount and a free home delivery. Thank you for watching our podcast. We will see you in our next one.